हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लॉ आइलैंड। दिस इज सफ़िया। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी से एक रूलिंग बॉडी बनी थी। सो इन द पार्ट बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मैं इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के पर्पज़ से भी और मेंस के पर्पज़ से भी। सो रेगुलेटिंग एक्ट की वीडियो थोड़ी लंबी होगी और बीच ही बीच में मैं आपको फैक्ट्स और क्वेश्चंस जो प्री में पूछे जाते हैं वो बताती हुई चलूँगी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसकी हम सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं कि क्यों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इनेक्ट किया गया था। जब 1765 में कंपनी एक रूलिंग बॉडी बन चुकी थी तो कंपनी ने इस्टेब्लिश की थी ड्यूअल गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट, एंड दिस सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव इन बंगाल। तो रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू जो ये सिस्टम ड्यूअल गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्या है? ड्यूअल गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। नंबर 1 इज़ दीवानी और नंबर 2 इज़ निज़ामत। दीवानी राइट्स, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू इज़ कॉल्ड द दीवानी राइट्स। तो कंपनी को दीवानी राइट्स दिए गए थे। फर्स्ट पार्ट तो ये था, एंड सेकंड पार्ट ये था जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो दिया गया था नवाब्स को। तो इस तरीके से कंपनी ने ड्यूअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी 1765 में। अब कंपनी ने जब रूलिंग स्टार्ट करी तो कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट करने के लिए हाई रेट्स पर इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होने लगा, जो वहाँ के पीजेंट्स थे, लोकल पीपल्स थे, उन लोगों को क्या होता था, अगर क्रॉप में लॉस भी होता था तो उनको तो रेवेन्यू, कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करना था तो उनको तो हाई इंटरेस्ट देना ही पड़ रहा था। इस तरीके से बंगाल को एक फैमाइन का सामना करना पड़ा। इस फैमाइन ने लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करा, जिससे लोगों में एक लड़ाई का, बंगाल में लड़ाई का, दंगों का माहौल बन गया था। अब जो लोकल पीजेंट्स थे, लोकल पीपल्स थे, वो टोटली कंपनी के अगेंस्ट हो चुके थे, क्योंकि कंपनी इतना हाई इंटरेस्ट ले रही थी उन लोगों से। इसी के चलते जब एक ग्रेट फैमाइन हुई तो फिर कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपना सेपरेट बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब सेपरेट बिजनेस स्टार्ट करने से तो क्या होने लगा, जब लोगों में आक्रोश होने लगा एक साइड और दूसरी तरफ कंपनी के ऑफिशियल्स ने अपना सेपरेट बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसके चलते क्या हुआ, कंपनी को लोगों से वॉर करनी पड़ी। अब वॉर्स में क्या होने लगा था, जो रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही थी वो सारा रेवेन्यू और सारे एक्सपेंसेस कहाँ खर्च हो रहे थे, वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी को बेयर करने पड़ रहे थे वॉर्स के। ये सारा रेवेन्यू लग रहा था वॉर के एक्सपेंसेस में। तो कंपनी, टर्निंग पॉइंट तो यहाँ आता है, कंपनी इसके चलते हो जाती है बैंकरप्ट। तो कंपनी के बैंकरप्ट होने के दो ही रीजंस हैं। जब कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इंटरेस्ट हाई करा तो जो पीपल्स हैं, लोकल पीजेंट्स हैं, उन्होंने कंपनी से वॉर्स स्टार्ट कर दी। तो कंपनी को एक्सपेंसेस, वॉर्स के एक्सपेंसेस में जो रेवेन्यू जनरेट करती थी वहाँ लगाना पड़ा, सारी मनी कंपनी को वॉर्स में लगानी पड़ी। एंड सेकेंडली जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपना सेपरेट प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो इसके ही चलते जब कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी तो कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन से एक ग्रेट अमाउंट के लोन की डिमांड करी। यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन से एक लोन मांगा कि भाई कंपनी अब बैंकरप्ट हो चुकी है तो कंपनी कहाँ जाएगी, डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के पास। जब बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास। सिमिलरली ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहाँ गई, ब्रिटिश क्राउन के पास, कि हमें कुछ टाइम के लिए लोन दे दीजिए, हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाई इंटरेस्ट ले रहे हैं ये लोग फिर भी कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो ब्रिटिश क्राउन ने एक कमेटी 1772 में अपॉइंट करी थी कंपनी के अफेयर्स और कंपनी के मैनेजमेंट की इंक्वायरी के लिए। इस कमेटी की रिपोर्ट में पाया गया कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स हैं, डेफिशिएंसीज हैं, डिफेक्ट्स हैं। तो इसके ही कॉन्सिक्वेंटली ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट पास किया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा जाता है। तो हमें यहाँ से पता चलता है ये रीजंस थे फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773. So the Regulating Act 1773 was the first step taken by the British Crown to regulate the affairs and control the affairs of the कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम प्रोविजंस की बात करते हैं
तो नंबर 1 इज इट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में बदल दिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। And second point is it made the Bombay and Madras presidency subordinate to the Governor General of Bengal. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया था एंड इसी एक्ट ने इस्टेब्लिश की थी 4 मेंबर्स की एक काउंसिल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने इस्टेब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकाटा इन 1774। जो ये सुप्रीम कोर्ट 1774 में इस्टेब्लिश किया गया था कैलकाटा में, इसमें एक चीफ जस्टिस होते थे और 3 अदर जजेस होते थे। तो इस टाइम पर चीफ जस्टिस थे सर एलिजे इम्फे। So these are the provisions of Regulating Act 1773. Before moving further, let me tell you one thing: the Regulating Act of 1773 is most important. Let's move further. अब Regulating Act 1773 के इनैक्टमेंट के बाद क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट है उनके बीच में एक ह्यूज टसल क्रिएट हो गई। उनके जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग, उनके पावर्स के रिगार्डिंग उन दोनों के बीच में एक बड़ी टसल क्रिएट हो गई। इससे ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट का एक डिफेक्ट है, क्योंकि इसमें ना ही सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, जुरिस्डिक्शन है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसकी क्या लिमिटेशंस है, कि दोनों की ही लिमिटेशंस नहीं बताई गई थी। तो दोनों ही एक दूसरे के एरियाज़ में इंटरफेयर करने लगे थे और इससे उन दोनों के बीच में एक ग्रेट टसल क्रिएट हो गई। और इस टसल को, इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए एक एक्ट इनएक्ट हुआ जिसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एंड दिस एक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 और द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो हमें पता है कि डिक्लेरेटरी एक्ट 1781 जो बनाया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए बनाया गया था। तो अगर हम अब इसके प्रोविजंस की बात करते हैं तो इट चेंज इन द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो लिमिटेड कर दिया गया था, कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा तक। सेकेंड पॉइंट इज द नॉन इंटरफेरेंस इन रेवेन्यू। कोर्ट को कोई भी राइट नहीं था रेवेन्यू के रिलेटेड मैटर्स में इंटरफेयर करने का। दैट इज कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन इन द रेवेन्यू मैटर। नंबर 3 इज शिफ्ट ऑफ एपिलेट जुरिस्डिक्शन फ्रॉम द कोर्ट टू द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। जो पहले एपिलेट जुरिस्डिक्शन कोर्ट को दिया गया था वो अब शिफ्ट कर दिया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल को। एंड असर्शन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज भी इंसर्ट किए जाने चाहिए, लाइक मोहम्मदन लॉ जिनसे मुस्लिम्स गवर्न होते हैं, हिंदू लॉ, ये सब भी असर्ट किए जाने चाहिए। सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन की और वीडियोस देखने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।